नमस्कार, गुड इवनिंग। शाम के 5 बज चुके हैं। मैं हूं आपके साथ मोनिका ग्रोवर और वक्त है सीधी बात का। और सीधी बात में आज बात होगी एसआईआर को लेकर, क्योंकि एसआईआर को लेकर संग्राम छिड़ गया है और ये संग्राम किस तरीके से पश्चिम बंगाल में हल्ला बोल में तब्दील हो गया है वो तस्वीरों के जरिए हम आपको दिखाएंगे और सीधे सटीक सवाल करेंगे, क्योंकि कई ऐसे सवाल हैं जो उभर रहे हैं। लेकिन सिर्फ पश्चिम बंगाल की ही बात नहीं है, बात तमिलनाडु की भी है, क्योंकि छठी बार सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं नेता और याचिका दायर की गई है एसआईआर के खिलाफ। इसके अलावा उत्तर प्रदेश में भी जो समय सीमा है एसआईआर की वो बढ़ाने की मांग की जा रही है। उत्तर प्रदेश में भी अपोजिशन लीडर्स की तरफ से समय समय पर बयान दिए जा रहे हैं। संग्राम उत्तर प्रदेश में भी छिड़ा है तो झारखंड में भी कुछ यही स्थिति देखने को मिल रही है। 12 राज्यों में एसआईआर कराया जा रहा है, जिसमें जगह जगह बवाल तो जगह जगह हल्ला बोल की स्थिति देखने को मिल रही है। आखिर क्यों एसआईआर पर मचा है संग्राम, आज इसी पर होगी बात सीधी बात में। लेकिन सबसे पहले प्रतिक्रियाएं किस तरीके से सामने आ रही हैं, सुन लीजिए जरा। प्रोटेस्ट करने से एसआईआर नहीं रुकेगा। ये देश संविधान से चलेगा, ये देश कानून से चलेगा। और एसआईआर भाजपा का अभियान नहीं है, एसआईआर चुनाव आयोग का अभियान है। स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन एसआईआर। भाई कौन सही वोटर है, कौन वोटर अब संसार में नहीं है। कोई इलीगल घुसपैठिया आके तो नहीं वोट बना लिया, तो इसकी जांच अगर कर रही है गहन जांच चुनाव आयोग, तो कुछ लोगों के पेट में दर्द हो रहा है, वो दर्द की गोली चुनाव आयोग के पास है। देखिए, एसआईआर का मुद्दा कोई छोटा मोटा मुद्दा नहीं है, बहुत बड़ा मुद्दा है। ये वोट चोरी का सबसे पुख्ता, सबसे सशक्त माध्यम है और इसीलिए ताबड़तोड़ तरीके से ये किया जा रहा है। हम तो पलटकर सवाल पूछना चाहते हैं कि उन 20 दिनों में 7 राज्यों में करीब करीब 20 बीएलओ की मौत हो चुकी है। कुछ इतना ज्यादा प्रेशर है कि लोग मर रहे हैं, हार्ट अटैक हो रहा है, कुछ लोग आत्महत्या कर रहे हैं, लिखकर आत्महत्या कर रहे हैं कि इतना प्रेशर है। ये प्रेशर क्यों बनाया जा रहा है, इस बात का चुनाव आयोग जवाब देगा कि नहीं देगा। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन मौतों के जिम्मेदार ज्ञानेश गुप्ता और नरेंद्र मोदी हैं। इन मौतों का जिम्मेदार का जब सवाल आता है उस पर कोई कुछ बोलता नहीं है। ज्ञानेश गुप्ता वैसे बहुत ज्ञान देते हैं, बीएलओ की लगातार मौत हो रही है, उस पर एक शब्द नहीं बोल रहे हैं। कि जो एसआईआर की जो प्रक्रिया है, एसआईआर की प्रक्रिया को लेकर के जो बीएलओ इस काम में लगे हुए हैं उनको लेकर के जो भरमाने, भड़काने, डराने, धमकाने की जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं जो पार्टियां और जो लोग, वो जो है वो एक खतरनाक सोच और साजिश के तहत कर रहे हैं। ये जो एसआईआर की संपूर्ण प्रक्रिया है वो पारदर्शी भी है और जो है वो निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। ये जो मतदाता है उनकी सुरक्षा के लिए है, जो अवैध मतदाता है। लेकिन उसको लेकर के कई तरह के जो है वो भ्रम पैदा करने की, काल्पनिक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश, चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो, चाहे वो तृणमूल। एसआईआर तो केंद्र सरकार द्वारा थोपा ही इसलिए जा रहा है ताकि जो जो अपोजिशन पार्टियों के राज्य हैं उनके अंदर वोटों का बड़े स्तर पर फर्जीवाड़ा किया जा सके और अपोजिशन पार्टियों को कमजोर किया जा सके। इसीलिए जब जब आप देखेंगे एसआईआर कहीं पे होता है, अपोजिशन पार्टी के नेता, मुख्यमंत्री इसके खिलाफ आपत्ति दर्ज करते हैं और भारतीय जनता पार्टी बड़ा मग्न है। उनको ये तो दूर से देख के साफ पता चलता है कि एसआईआर जो है भारतीय जनता पार्टी के फायदे में किया जा रहा है और अपोजिशन पार्टियों के खिलाफ किया जा रहा है। तो भारतीय जनता पार्टी कहती है कि एसआईआर यानी कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन होकर रहेगा, तो उधर विपक्षी पार्टियों के जो नेता हैं वो तमाम तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं। ममता बनर्जी कहती हैं, पश्चिम बंगाल में दीदी ये कहती हैं कि अब इलेक्शन कमीशन नहीं, दरअसल ये बीजेपी कमीशन बनकर रह गया है और सब कुछ बीजेपी के इशारों पर हो रहा है, दबाव बनाया जा रहा है। विपक्षी पार्टियां आरोप लगा रही हैं कि बीएलओ सुसाइड कर रहे हैं, उनकी तबियत बिगड़ रही है, हार्ट अटैक आ रहा है, कई इस तरह के मामले सामने आ रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि दबाव एक तरह से बनाने की कोशिश यहां पर सीधे तौर पर की जा रही है। असलियत क्या है, ग्राउंड की हकीकत क्या है, हर एक चीज जांचेंगे, पड़ताल करेंगे और साथ ही कई खास मेहमान हमारे साथ होंगे जिनसे करेंगे हम सीधे सटीक सवाल। होगी सीधी बात, लेकिन उससे पहले जान लीजिए कौन से वो सुलगते सवाल हैं जो आज के इस मुद्दे पर हम उठाने वाले हैं, आज सीधी बात में हम उठाने वाले हैं। सबसे पहले एसआईआर प्रशासनिक कवायद या फिर वोटर लिस्ट में साइलेंट इंजीनियरिंग का खेल, एक बड़ा सवाल यहां पर खड़ा हो जाता है क्योंकि विपक्ष की तरफ से
बार बार एक बार नहीं, दो बार नहीं, बल्कि कई बार आरोप लगाए जा रहे हैं। ऐसे में ये सवाल उठना लाजमी है कि ये एक तरह का एक प्रोटोकॉल है, एक प्रशासनिक कवायद है, या किसी तरह का खेल चल रहा है। बीएलओ कह रहे हैं कि 30 दिनों का काम 3 महीने में नहीं हो सकता है। किसने फिक्स की ये अव्यावहारिक टाइमलाइन? इसके पीछे जिम्मेदार कौन है? 3 महीने का जो काम है वो 30 दिन में कराने की यहाँ पर कोशिश की जा रही है। बीएलओ सीधे तौर पर कह रहे हैं, और यही एक बड़ी वजह है कि आरोप लगाए जा रहे हैं। अब सवाल ये कि ये टाइमलाइन किसने फिक्स की? कुछ होता है तो जिम्मेदारी कौन लेगा? तीसरा सवाल, अगर एसआईआर के दौरान गलती से वैध मतदाताओं के नाम हटते हैं, क्या ये लोकतांत्रिक अधिकारों का सीधा उल्लंघन नहीं? इसकी भरपाई कौन करेगा? ये भी एक गंभीर सवाल यहाँ पर उठ जाता है। जो वैध नाम है, अगर जल्दबाजी में, क्योंकि समय सीमा कम रखी जा रही है, अगर मान लीजिए वो हट जाते हैं, तो सीधा उल्लंघन ये लोकतांत्रिक अधिकारों का भी होगा। भरपाई कौन करेगा? जवाबदेही यहाँ पर किसकी हो जाएगी? क्या बंगाल, तमिलनाडु, झारखंड और यूपी में एसआईआर को लेकर बढ़ता तनाव सिर्फ काम का बोझ है, या फिर पॉलिटिकल प्रेशर का नतीजा? क्योंकि एक तरीके से प्रेशर भी यहाँ पर एसआईआर के नाम पर क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, बार बार एसआईआर का जो जिन है हर दूसरे तीसरे दिन निकल कर बाहर आ जाता है और बवाल होता है। क्या चुनाव आयोग को फील्ड लेवल पर स्टाफ, टेक्निकल सपोर्ट और सुरक्षा बढ़ानी चाहिए, या एसआईआर प्रक्रिया को रोककर रिव्यू कराना चाहिए? ये एक गंभीर सवाल है जो यहाँ पर आकर खड़ा हो जाता है। तो ये कई गंभीर सवाल जो आज की चर्चा में हम उठाने वाले हैं, इन सवालों पर होगी बात, और ये सवाल आज हम उठाएंगे। इन सवालों को उठाएंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे, उन मेहमानों से हम बातचीत करेंगे, सीधे सटीक सवाल होंगे, ना इधर की बात होगी ना उधर की बात होगी, ना कोई लाग लपेट, क्योंकि सीधी बात में होते हैं सिर्फ सीधे सवाल और मिलता है सीधा जवाब, और यही जवाब हमारे खास मेहमानों से आज हम लेने की कोशिश करेंगे। तो मेहमानों से परिचय अब आपका करा देते हैं। हमारे साथ तपोष पाल जी हैं, बीजेपी के प्रवक्ता हैं इस चर्चा में। शरद शरण जी, समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के हमारे साथ। इसके अलावा विश्वजीत घोष, टीएमसी की तरफ से, टीएमसी के प्रवक्ता, उनका पक्ष रखने के लिए ममता बनर्जी का, दीदी का, और साथ ही वरिष्ठ पत्रकार सुमन कुमार जी पूरा एनालाइज करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं। तो टीवी स्क्रीन पर आप इन 4 मेहमानों को देख रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तपोष पाल जी के साथ चलिए शुरुआत करते हैं। तपोष पाल जी, आप कह रहे हैं लोकतांत्रिक प्रक्रिया है, और वाकई में ये एक तरह की प्रक्रिया है, ये एक प्रोसेस है, वी अग्री, बट फिर इसको लेकर इतना बवाल क्यों? क्या जिस तरीके से काम किया जा रहा है उस काम में आपको लगता है दिक्कत है, या परेशानी कहाँ आ रही है कि बार बार एसआईआर का जो जिन है वो अलग अलग राज्यों से आवाज उठकर बाहर आ जा रहा है, सीधे तरीके से काम नहीं हो पा रहा है? देखिए, सर्वप्रथम तो रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे रघुनाथाय नाथाय सीताय पदहे नमः। आज श्री राम जन्मभूमि मंदिर का ध्वजारोहण कार्यक्रम हुआ है, ऐतिहासिक 500 साल के बाद ये संपूर्ण हुआ है। आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, और विवाह पंचमी की भी आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं जी आपको। और एक अभूतपूर्व भाषण रहा है प्रधानमंत्री जी का और मोहन भागवत जी का और योगी जी का। देखिए, मैं सबसे पहले एक चीज बता दूं कि आज दुख इस बात का है कि ममता बनर्जी, जहां पे कि ममता बनर्जी को दिख रहा है, और सिर्फ ममता बनर्जी को नहीं पूरे देश को दिख रहा है कि वहां पे भारतीय लोग नहीं बैठे हुए हैं, बाहर के लोग बैठे हुए हैं, और उल्टा पलायन शुरू हो गया। वो उसका विरोध नहीं कर रही हैं, वो अपने लोगों को, अपने पुलिस को, उन लोगों को पकड़ने में नहीं लगा रही हैं, बल्कि भारत सरकार के अगेंस्ट में प्रदर्शन करने में वो ज्यादा दिख रही हैं। और ये दिख रहा है कि किस तरीके से वो उन लोगों के पक्ष में खड़ी है। तो घुसपैठिए उल्टे पांव भाग रहे हैं, लेकिन ममता बनर्जी एसआईआर का विरोध कर रही है। क्यों कर रही है भाई? अगर यहाँ का वोटर लिस्ट क्लीन हो रहा है तो क्या प्रॉब्लम है वहां पे? एसआईआर के विरोध के साथ सीधे तौर पर आरोप भी लग रहे हैं कि इलेक्शन कमीशन अब बीजेपी कमीशन बनकर रह गया, दीदी कह रही हैं। देखिए, इलेक्शन कमीशन बीजेपी कमीशन कैसे बन के रह जाएगा? वो एक इंडिपेंडेंट बॉडी है, वो अपने हिसाब से काम कर रहा है। एक चीज मैं आपको बता देता हूँ, आंकड़े वो आपको काफी सपोर्ट भी देंगे। 7.66 करोड़ मतदाता में से 7.64 करोड़ फॉर्म जो है बांटे जा चुके हैं, करीब करीब 99.75 इसके कवरेज हो चुकी है। 3.77 करोड़ फॉर्म वो अपलोड किए जा चुके हैं ऑनलाइन, तो मतलब करीब करीब 50% फॉर्म जो है वो
वहां पे पश्चिम बंगाल में भरे अगर जा चुके आपके हैं और अनुसार उसको सब upload कुछ भी किया सही जा रहा है। तरीके से चल रहा है तो फिर हल्ला बोल क्यों हो रहा है, ये जान लेते हैं विपक्ष के नेता से ही, क्योंकि वही सवाल उठा रहे हैं, वो सवाल डायरेक्टली उठाएं और आप डायरेक्टली जवाब दें तो ये और भी ज्यादा बेहतर तरीके से हो पाएगा। विश्वजीत घोष हमारे जी साथ जी हैं। मैं जवाब देता हूँ, प्रश्न पूछिए। जी बिल्कुल बिल्कुल, रुकिएगा। विश्वजीत घोष हमारे साथ हैं, टीएमसी के प्रवक्ता हैं। विश्वजीत जी, क्यों इतना बवाल हो रहा है? पश्चिम बंगाल में आज तस्वीरें हमने देखी, रैली निकाली जा रही है, हल्ला किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है, आरोप मढ़े जा रहे हैं, क्यों इस सब की जरूरत क्यों पड़ रही है? ये एक प्रोसेस है और वो प्रोसेस किया जा रहा है, पूरा किया जा रहा है, उस दिशा में कदम आगे बढ़ाए जा रहे हैं, लेकिन फिर ये तस्वीर आने का क्या उद्देश्य जो बंगाल से आज सामने आ रही है? नमस्कार। जी। देखिए, सुन पा रहे हैं मेरे को? सुन पा रहे हैं? जी जी बिल्कुल सुन पा रहे हैं, आप बोलिए। देखिए, एसआई का खिलाफ हम लोग नहीं है, हाँ। लेकिन एसआई जो निर्वाचन कमीशन कर रहा है वो टोटल बीजेपी के बात के ऊपर कर रहा है। बीजेपी जैसे बोल रहा है निर्वाचन कमीशन को वैसे कर रहा है। 3 साल का काम आप लोग 3 महीने में कर रहे हैं। आप जो बीएलओ है वो बीएलओ एक ही बीएलओ है, एक बूथ में कर रहा है, एक बूथ में जो कर रहा है उनके ऊपर इतना प्रेशर अगर कोई गलती हो जाए उसको जेल हो सकता है। अब बंगाल का बीजेपी भाव ने हर बीएलओ का धमका रहा है, चमका रहा है, डर खिला रहा है, ठीक से काम करो नहीं तो ये हो जाएगा वो हो जाएगा। जो वैध वोटर है उस वोटर को भी नाम काटा जा रहा है। जैसे दूसरे राज्यों में बीजेपी ने वोट चोरी किया, इसका एसन के माध्यम से बीजेपी भाव ने निर्वाचन कमीशन के माध्यम से बंगाल में वोट चोरी का काम करते जा रहा है। यही लोग हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि काम ठीक से करिए। 3 साल का काम आप 3 महीने में नहीं कर सकते हैं। जो बीएलओ है उसको आप काम करने का पैसा क्यों दे रहे हैं? बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा है। अब 2021 में जब वोट खत्म हो गया, आप लोग ऐसा नहीं किए। 24 साल लोकसभा वोट से पहले आप ऐसा नहीं किए। अब बंगाल में वोट होने वाला है, आप ऐसा कर रहे हैं, विश्वजीत जी, वोट चोरी का मुद्दा कहां से उठा? आप ये बताइए, सीधे तौर पर बिहार में वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, वोटिंग परसेंटेज बढ़ा, तो फिर वोट चोरी की बात कहां से आई? ऐतिहासिक वोटिंग हुई इस बार बिहार में, ये लोकतंत्र की ताकत है। अभी सुनिए, अभी तीनों सवालों का जवाब बात से निर्वाचन कमीशन बोल रहा है हम लोग बाहर का एजेंसियों को रिक्वेस्ट करेंगे ऐसा काम करने के लिए। तो कौन कर रहा है? निर्वाचन कमीशन कर रहा है या बीजेपी कर रहा है? मेरा जवाब ले लीजिए, फिर आगे प्रश्न पूछ लीजिएगा। जी करके जो वोटर वैध वोटर उसको नाम काटने का काम निर्वाचन कमीशन कर रहा है बीजेपी के बात पर। हम लोग लोकतांत्रिक एजेंसियों पर आप लोग सीधे तौर पर सवाल उठा देते हैं, सीधे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा दिए जाते हैं। निर्वाचन कमीशन एक तरह का बीजेपी का कैडर है। बीजेपी सर एक प्रक्रिया हो रही है, एक प्रक्रिया हो रही है। जो लोग मर चुके हैं, सीधे तौर पर अगर हम शब्दों में समझे, ये एक तरह का प्रोसेस है इलेक्शन कमीशन का, ये प्रक्रिया है और ये प्रक्रिया वाजिब भी है। लोग मर चुके हैं, उनका नाम अभी भी वोटर लिस्ट में है। जब वो मर चुके हैं तो भाई ऊपर स्वर्ग या नर्क से थोड़ी आएंगे वोट देने, तो उनकी काट छाट करके नाम काटे जा रहे हैं। कई बार ऐसे मामले सामने आते हैं जहां वोटर लिस्ट में एक व्यक्ति का 2-2 बार नाम होता है। अब वो काट छाट के वो नाम हटाया जा रहा है, किसी व्यक्ति का नाम ही नहीं होता है तो वहां पर वो नाम डाला जा रहा है। ये एक संवैधानिक प्रक्रिया है और बहुत जायज प्रक्रिया है। इसको लेकर बार बार हल्ला होना और आप सीधे इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा रहे हो, उसे बीजेपी कमीशन कह दे रहे हैं, कहां वाजिब है भाई? आप बताइए, मरा हुआ व्यक्ति वोट देने आएगा क्या? नहीं, वो इनके वोटर है ना। इलेक्शन कमीशन ये काम नहीं करे, मरे हुए व्यक्तियों का वोटर लिस्ट में नाम रखे। बीजेपी जो बोल रहा है वही काम निर्वाचन कमीशन कर रहा है। हम लोग इसे निर्वाचन कमीशन एकदम बीजेपी के टाइमलाइन की बात अगर आप उठा रहे हैं ना विश्वजीत जी, आप टाइमलाइन की बात अगर उठा रहे हैं तो वो वाजिब है। तपोष पाल जी से उसका जवाब लिया जाएगा कि ये टाइमलाइन किसने डिसाइड की, कौन इसके पीछे जिम्मेदार है। अगर ये काम ज्यादा है या वर्कलोड ज्यादा है और बीएलओज बार बार इस चीज को लेकर कंप्लेन कर रहे हैं तो कोई सोल्यूशन क्यों नहीं निकाला जा रहा है या टाइमलाइन क्यों नहीं बढ़ाई जा रही है? ये सवाल आपका वाजिब है और तपोष जी इसका जवाब भी देंगे। लेकिन ये कहां से वाजिब हुआ? ये एक संवैधानिक प्रक्रिया, इसके लिए बार बार इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठा देना, उसको बीजेपी से जोड़ देना या किसी और पार्टी से जोड़ देना, ये कौन सी वाजिब बात हुई भाई?
अगर मैं एक कंपनी हूँ और मैं अपना काम कर रही हूँ, तो अगर वो वैध काम है तो उस पर सवाल क्यों उठेंगे? भारत वर्ष में जब से बीजेपी क्षमता में आया 2014 साल के बाद, बंगाल में क्यों, सारा भारत में संविधान से कोई काम हो रहा है? बिहार में भी तो हुआ ना, आप बंगाल कह रहे, बिहार में भी तो हुआ। और देखिए ऐतिहासिक वोटिंग हुई। आप लोग सीबीआई ईडी को यूज कर रहे हैं, आप लोग निर्वाचन कमीशन यूज कर रहे हैं, आप तो संविधान को तोड़ के आप लोग काम कर रहे हैं। इसके खिलाफ हम लोग हल्ला बोल कर रहे हैं। ये संविधान के तरफ से जो है वही काम कीजिए। एजेंसीज पर सवाल उठाना, इलेक्शन कमीशन पर सवाल उठाना, खैर ये बार बार आदत हो गई है। पर विश्वजीत जी जो आप बात करें तपोष पाल जी से, उसका जवाब ले लेते हैं, फिर हम शरद शरण जी के पास जाएंगे। शरद शरण जी प्लीज कनेक्टेड रहिएगा। बस मैं विश्वजीत जी की बात का जवाब तपोष पाल जी से दिलवा दूं, देन हम आपके पास ही आएंगे। सो सॉरी, बस 1 मिनट आप वेट कीजिएगा। तपोष पाल जी, आंसर इन ओनली 40 सेकेंड्स प्लीज, क्योंकि फिर हम शरद शरण जी के पास भी जाएंगे। ये टाइमलाइन किसने डिसाइड की? बार बार आरोप लग रहा है कि वर्कलोड इतना ज्यादा है, क्यों इतना ज्यादा काम 30 दिनों में कराया जा रहा है? देखिए मैं वही कह रहा हूँ, ये कह रहे थे कि वैलिड वोटर्स को काट देंगे तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी उसमें। अगर वैलिड वोटर्स कटते हैं, जैसे बिहार के केस में भी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने 3 बार प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, अगेन आई एम रिपीटिंग, 3 बार उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और उन्होंने कहा ड्राफ्ट में अगर किसी को कोई परेशानी हो तो बीएलए आए और यहाँ पे अपनी आपत्ति दर्ज करें। एक पार्टी के लोग, एक बीएलए वहां नहीं पहुंचे तो किसी के हत्या नहीं हो रही है। ऑनलाइन ये ड्राफ्ट वर्जन को अपलोड किया जाता है, जिसका मन चाहे वो कहीं से भी डाउनलोड करके उसको देख सकता है। टाइमलाइन की बात आ रही है बार बार। देखिए इस तरीके के टाइमलाइन में हमने कई काम किए और हर बार किए हैं और हर बार करते हैं। अगर ममता बनर्जी को टाइमलाइन कम लग रहा है तो वो रिजाइन कर दे, हम संभाल लेंगे उसको। ममता बनर्जी यहाँ पे अपने अनफिटनेस को दिखा रही है। और मैं बता दूं, अगर माली हालत सही नहीं है बीएलओ की और उनको दिमागी प्रॉब्लम है तो आप मानसिक ट्रेनिंग दीजिए, उनको साइकोलॉजिकल ट्रेनिंग दीजिए, ये उनका काम है। बीएलओ मर रहे हैं, बीएलओ के बीजेपी वालों ने एक बीएलओ के पीछे 4 लोगों को लगाया गया है। देखिए आप जिस समय बोल रहे थे मैं बीच में नहीं बोल रहा था। मुझे आपके विश्वजीत जी बात तो सुन लीजिए ना। विश्वजीत जी आपकी बात उन्होंने पूरी सुनी, आपकी बात उन्होंने पूरी सुनी, अब जरा उनकी भी बात सुन लीजिए। बीच में मत बोलिए, मेरा जवाब पूरा हो जाने का उसके बाद आप बोलिए, उसके बाद आप बोलिए ना। देखिए बीएलओ के मरने के पीछे जो घटनाएं सामने आई है, टीएमसी रिवर्स प्रेशर डाल रही है और इन लोगों को जबरदस्ती इंसाइट करने की कोशिश कर रही है, जो कि यहाँ के घुसपैठिए हैं और बार बार उनके लोगों को चिन्हित किया, उनके परिवारों को चिन्हित किया जा रहा है। ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। आंसर टू योर क्वेश्चन मोनिका जी कि कहां से आए हैं ये लोग, देखिए मैं आपको एक पश्चिम बंगाल के पॉपुलेशन की डिटेल बता दे रहा हूँ। 2002 से 2025 के बीच में जो रजिस्टर्ड वोटर थे वो पहले 4 करोड़ 58 लाख थे। अभी जो 2025 में रजिस्टर्ड वोटर हुए वो 7 करोड़ 63 लाख सुनने के लिए बुलाया हुआ है। आने वाली बात है नहीं शरद जी नहीं, सो सॉरी, ठीक है। मैं बस तपोष जी से वो आंसर ले रही थी टाइमलाइन का, और आई थिंक आपके लिए भी वो वाजिब होगी बात। मुझे पता है आप वेट कर रहे हैं। ओके तपोष जी, हम आते हैं आपके पास, और ये टाइमलाइन का आंसर बहुत जरूरी है। इस टाइमलाइन के आंसर के साथ आप शरद शरण जी के भी सवाल का जवाब दीजिएगा। सो सॉरी, मुझे पता है आप वेट कर रहे हैं और मैं आपको कह भी रही थी कि बस 1 मिनट और, क्योंकि जरूरी है ये टाइमलाइन को लेकर सवाल करना बीजेपी से ये सवाल। शरद शरण जी शायद आप भी अग्री करेंगे, इसलिए जरूरी है क्योंकि इसी को लेकर तो हल्ला हो रहा है ना कि काम ज्यादा है। आपकी और क्या क्या कंप्लेंट्स है जरा बता दीजिए। मोनिका जी, सबसे पहले मेरा आपसे निवेदन है, बार बार आप जो टाइमलाइन शब्द इस्तेमाल कर रही हैं, तो डिबेट में भी टाइमलाइन का ख्याल रखा जाए जी। पहले टीएमसी मैंने आपको उसके लिए सॉरी कहा कि आप वेट कर रहे हैं। नहीं, मैंने आपको उसके लिए सॉरी कहा कि आप वेट कर रहे हैं। मुझे प्लीज बोल लेने दीजिए मोनिका जी। अगर आपको बीच बीच में टोकना है तो मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं, आप बोलिए, नाराज मत होइए शरद शरण जी। मैं इसलिए कह रहा हूँ कि पहले टीएमसी के प्रवक्ता ने बात की, फिर भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को आपने बोला जवाब दीजिए, फिर मैं बोलूंगा, फिर आप उनको बोलेंगे जवाब दीजिए। आप एक तरफ से रोटेशन से सभी प्रवक्ताओं को मौका दीजिए ना अपनी बात ठीक है, चलिए आप अपनी बात रखिए शरद जी। बिल्कुल ठीक है, कर रही है, ठीक है, आप बोलिए, आप बोलिए। सेकंड राउंड में उनको मौका दीजिएगा बोलने का। सेकंड राउंड में चलिए आपकी बात मानते हैं, उनको मौका दिया जाएगा। अब आप अपनी बताइए। आप बोलने दीजिए प्लीज। दूसरी बात, टीएमसी के प्रवक्ता जो भी बात कह रहे हैं वो एक राजनीतिक दल के आधिकारिक प्रवक्ता के तौर पे कह रहे हैं, और वो चुनाव आयोग पे जो भी इल्जाम लगा रहे हैं, आपने डिबेट रखा तो वो लगाएंगे।
आप उसको काउंटर कर रही हैं। आप एंकर करिए ना प्लीज प्रोग्राम को, आप काउंटर क्यों कर रही हैं? सर मैं एंकर ही कर रही हूँ। अगर कोई चीज देखे, मैं एंकर ही कर रही हूँ, आप मुझ पे सवाल उठाएंगे तो मैं आंसर करूंगी। मत बनिए प्लीज। नहीं, मैं प्रवक्ता नहीं बन रही हूँ, ये आप लोगों की बहुत पुरानी आदत है। जो चीज आपकी वाजिब थी कि आप डिबेट में वेट कर रहे थे, मैंने उसके लिए आपको सॉरी भी कहा कि सो सॉरी आप वेट कर रहे हैं, मैंने बोला। लेकिन जो चीज वाजिब है वो मैं सुनूंगी, जो वाजिब नहीं, अगर मुझ पे सवाल उठाए जाएंगे तो मैं जवाब दूंगी। मैं एंकर ही कर रही हूँ, मैं एंकर ही कर रही हूँ। मैंने आपसे भी पूछा कि क्या क्या परेशानियां हैं। अब आप मेरी बात सुन लीजिए। आप नहीं तय करेंगी क्या वाजिब है क्या गैर वाजिब है, जनता को तय करने दीजिए। सर जनता मैं जनता के लिए ही बैठी हूँ। नहीं शरण जी, अगर आप मुद्दा भटकाना चाह रहे हैं या फिर आप इस चीज में टाइम वेस्ट करना चाह रहे हैं मुझ पर सवाल उठाकर, और हम आप और मेरे में बहस हो, तो मुझे नहीं लगता कि ये वैलिड होगा और टाइम वेस्टेज ऑफ टाइम है। मैं जनता के लिए ही यहाँ पर बैठी हूँ। आपको मैं बार बार बोल रही हूँ कि आप अपनी कंप्लेंट्स बताइए। मैं जनता के लिए बैठी हूँ, आप अपनी कंप्लेंट्स बताइए कि एसआईआर को लेकर समाजवादी पार्टी को क्या क्या परेशानी है। ओवर टू यू नाउ। मैं विषय पे बोलूं? जी ओवर टू यू नाउ। मैंने कहा ना, मैंने आपको कहा ओवर टू यू नाउ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जी देखिए मोनिका जी, ऐसा है, जहां तक मुझे थोड़ी बहुत संवैधानिक विषयों पे जानकारी है, ठीक, चुनाव आयोग का अनवरत काम है आम आदमी को चुनावी प्रक्रिया से जोड़ना। किसी की मृत्यु हो जाती है, उसका नाम काटने का चुनाव आयोग का काम है, 365 दिन करती है। किसी की 18 साल की उम्र हो जाती है, चुनाव आयोग का काम है 365 दिन जोड़ता है। तो ये एसआईआर की रिक्वायरमेंट क्यों? मतलब अगर हम दवाई लेने जा रहे हैं तो हम पूरा मेडिकल स्टोर उठा के ले आएंगे, या हम बोलेंगे कागज ठीक नहीं है तो पूरे कार्यालय को आग लगा देंगे और बोलेंगे अब नए कागज बनेंगे? इसका मतलब हम ये मान के चले, जो अभी इन्होंने बोला है कि ममता बनर्जी जी से नहीं हो पा रहा है तो वो इस्तीफा दे दें, तो हम मोदी जी से भी यही बात कह सकते हैं, आपसे नहीं संभल रहा, आप इस्तीफा दे दीजिए, हम चला लेंगे। चुनाव आयोग में जो कर्ता धर्ता बैठे हैं उनका बदलाव जो किया था ना, जिस दिन पहले दिन जिस दिन चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैनल से हटवाया था बिल पास करके, पूरे हिंदुस्तान को उसी दिन मालूम चल गया था कि अब सत्ता का पानी भरने वाला चुनाव आयोग तैयार होगा। स्वाभाविक है, जब 3 लोग वोट से तय करेंगे, एक नेता विपक्ष दल होगा और 2 नेता सत्ता के होंगे, तो सत्ता का पानी भरने वाला ही चुनाव आयोग तैयार होगा। ये पूरा देश जानता है। अब आप आ जाइए एसआईआर में। बिहार में आपने बोला हमारे पास समय नहीं है तो हम 1 महीने में कराएंगे, बहुत अच्छी बात, 6 महीने पहले करा लेते। चुनाव का कोई सिक्का उछाल के तो डेट आई नहीं है, 5 साल पहले से पता था कि चुनाव कब होना है। अब उत्तर प्रदेश में तो 15 महीने हैं चुनाव बचे हुए, तो यहाँ पे 1 महीने में क्यों एसआईआर करा रहे हैं आप? यहाँ पे तो आपका वो बहाना नहीं चलेगा ना कि 2 महीने के बाद नई सरकार बननी है। जब 15 महीने हैं तो 1 महीने में क्यों? जानते हैं क्यों? क्योंकि बिहार में ये लगातार बोलते रहे कि एसआईआर 1 महीने में हो सकता है। अब अगर उत्तर प्रदेश में 4 महीने में कराएंगे तो बिहार वालों को क्या जवाब देंगे कि आप यहाँ 1 महीने में कराया और उत्तर प्रदेश में 4 महीने में कराएंगे? और ये बताइए, जो बीएलओ को जिम्मेवारी दी गई है कि 30 दिन के अंदर 1200-1300 लोगों का पूरा ब्यौरा, उनका फोटो लेके घर घर जाके फॉर्म बांट के फॉर्म जमा कर पाएंगे, और जो लगातार आत्महत्या के पत्र इस समय सोशल मीडिया पे घूम रहे हैं, जिन्होंने बीएलओ ने साफ साफ लिखा है कि हमारे ऊपर काम का बहुत दबाव है, हम नहीं कर पा रहे हैं, हम ईश्वर के पास जा रहे हैं, क्या हम उनका भी मजाक बनाएंगे? और समाजवादी पार्टी लगातार कह रही है कि 3 महीने का समय और दे दीजिए, तो 3 महीने के समय में देने का क्या दिक्कत है? क्या वो सरकारी कर्मचारी सरकार का हिस्सा नहीं है, या सरकार के प्रति उनके मन में कोई दर्द नहीं? और ये घुसपैठिया क्या चिल्ला रहे हैं? बिहार में बोला घुसपैठियों को चिन्हित करेंगे। आपको पता होना चाहिए, जनता को पता है, चुनाव हो गया है, नई सरकार बन गई है, लेकिन अभी तक एसआईआर में घुसपैठिए कितने चिन्हित हुए हैं उसकी संख्या चुनाव आयोग ने अभी तक नहीं दी है। क्यों नहीं दी है? कितने घुसपैठिए हैं बिहार? अगर बिहार में संख्या नहीं दी तो क्या बिहार में, अगर ये वेस्ट बंगाल में देंगे, उत्तर प्रदेश में देंगे? और अगर चिन्हित करने की बात है तो गृह मंत्रालय पिछले 11 साल से दिल्ली में क्या कर रहा है? कितने घुसपैठिए आपने अभी तक बांग्लादेश, पाकिस्तान, नेपाल और भूटान भेजे हैं? किसी एक का नाम बताइए 11 साल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसी घुसपैठिए को चिन्हित किया हो? एसआईआर का काम चिन्हित करना है तो गृह मंत्रालय क्या काम कर रहा है? तो इस तरीके से झूठे इल्जाम मत लगाइए। एसआईआर सिर्फ और सिर्फ इसलिए लाया गया है कि विपक्षी दलों के वोटों का नुकसान किया जा सके और सत्ता के डुप्लीकेट वोट बना सकें।
और इसका सबूत चाहिए तो 30 सेकंड और दीजिए। आपको पता होगा 2022 के चुनाव में अखिलेश यादव जी ने ये चुनाव आयोग पे इल्जाम लगाया था, हर विधानसभा से 10-10 हजार वोट समाजवादी पार्टी का जो कोर वोटर है उसका नाम काटा गया। जानते हैं चुनाव आयोग ने क्या बोला? चुनाव आयोग ने बोला सबूत दीजिए, नहीं तो समाजवादी पार्टी को नोटिस दिया जाएगा कि आप चुनाव आयोग को बदनाम कर रहे हैं। तो जानते हैं समाजवादी पार्टी ने क्या किया? 10 दिन के अंदर 20,000 वोट और उनका एफिडेविट चुनाव आयोग को जमा किया, साइंड अटेस्टेड स्टैंप पेपर पे। 2.5 साल हो गए, चुनाव आयोग ने एक जवाब नहीं दिया, खड़ा बन रखा है और चुनाव आयोग सत्ता का पानी भर रहा है। इससे बढ़िया यानी चुनाव आयोग पर एक तरफ से, ठीक है शरण जी आपकी सारी बात समझे, चुनाव आयोग पे यानी कि एक तरफ से बीजेपी और चुनाव आयोग पर टीएमसी की तरफ से भी सवाल उठ रहे हैं और आपकी पार्टी यानी समाजवादी पार्टी भी लगातार बार बार सवाल उठा रही है। तपोष पाल जी से इसका जवाब लेंगे आगे चलकर, लेकिन उससे पहले सुमन कुमार जी के पास मैं आना चाहूंगी। वरिष्ठ पत्रकार हैं, हमारे साथ जुड़े हैं, इस चर्चा का हिस्सा है। सुमन कुमार जी, बार बार एसआईआर को लेकर सवाल उठ रहे हैं और जिस तरीके से अभी हमने विश्वजीत जी को भी सुना, शरण को भी सुना, अखिलेश यादव भी कह रहे हैं कि बिहार में खेला कर दिया, उत्तर प्रदेश में और बंगाल में खेला नहीं कर पाओगे। ये आरोप बार बार भारतीय जनता पार्टी पर लग रहे हैं और इलेक्शन कमीशन को लेकर भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अगर इसको एनालाइज कर आप बता पाए, और जो तस्वीरें बंगाल से सामने आ रही हैं, ये तस्वीरें क्या कहती हैं? देखिए मुझे सबसे बड़ी बात और दिलचस्प बात इसमें यह है कि बिहार में जो भी कुछ हुआ, हाँ। और एसआईआर को लेकर जो हंगामा हुआ, विपक्षी दलों ने जो माहौल बनाने की कोशिश की, हाँ। उसके बाद जो रिजल्ट है हमारे आपके सामने, वो प्रचंड जीत एनडीए को मिली। तो जिस तरह की बातें कर रहे हैं कि नहीं भैया एसआईआर जो है वो बहुत बड़ा एक हुआ है या भूत है, उससे वोटर जो है वो खिसक जाएंगे, जो ओरिजिनल वोटर हैं वो नहीं ले पाएंगे, उनको काट दिया जाएगा। तो मुझे बीइंग अ जर्नलिस्ट मुझे नहीं लगता किस तरह की चीजें परेशानी हो रही है। एक बात मैं और आपको बता दूं, पश्चिम बंगाल में इतना बड़ा हंगामा क्यों खड़ा? इसलिए खड़ा कि भाई उसको लेकर ही ये मुद्दा बनाना चाहते हैं। यही ममता बनर्जी हैं जो मुख्यमंत्री नहीं थी, उनका जी याद कीजिए, और उस वक्त किसी और चैनल में था, तो जब भी हम लोग इंटरव्यू करने जाते थे तो वो बांग्लादेशी घुसपैठियों की चर्चा करती थी हर बार। लेकिन जब वो वोट बैंक में तब्दील हो गए, फिर उसका कहीं जिक्र वो कर रही है, नहीं कर रही है। अब इस वक्त जो अब तो सोशल मीडिया पर तस्वीरें वायरल हैं कि बंगाल से ऐसा आरोप लग रहा है और ऐसी बात सामने आ रही है, जो वायरल तस्वीरें उनके अकॉर्डिंगली, कि जो लोग पलायन कर रहे हैं वो ये घुसपैठिए ही हैं जो एसआईआर के डर से पलायन कर रहे हैं। नेचुरली मैं एक वाक्य का जिक्र इसे कर दूं कि मैं बिहार से ही हूं, और मैं बता दूं जब मेरा नाम उस वोटर लिस्ट में था, क्योंकि मैं रहने वाला वहीं का, पूरे खानदान मेरा वहीं का, बावजूद इसके जो बीएलओ थे उन्होंने, जिक्र मैं करने के लिए सिर्फ 1 मिनट का वक्त लेता हूँ, जो बीएलओ थे मेरे साथ ही पढ़े थे और उन्होंने कहा कि कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं मुझे चाहिए, ये डॉक्यूमेंट आप मुझे भेजिए। तो जब मैंने डॉक्यूमेंट भेजा फिर मेरा नाम उसमें है, इसमें कहने की बात नहीं। दूसरा टेक्निकल पॉइंट बताऊं, एक सीनियर ऑफिसर से चर्चा हो रही थी जिसमें हम लोग कह रहे हैं कि इतने लाख वोटर हट गए, इतने लाख वोटर कट गए। तो उन्होंने एक दिलचस्प बात कही जो शरद जी को भी, तपोष जी को भी और हमारे टीएमसी के जो प्रवक्ता हैं उनको भी जानकारी होगी या नहीं होगी, तो मैं अपडेट करता हूं, बताता हूं आपको कि 1% से ज्यादा किसी भी साल जब वोटर लिस्ट है, वोटर का नाम काटने की बात होती है, तो उसके लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से उनको परमिशन की जरूरत पड़ती है। इसलिए 1% से ज्यादा हम नहीं काट सकते। लेकिन यहाँ इस पूरे प्रोसेस में जिनका भी नाम जुड़ा है, अगर कोई बिहार में या पश्चिम बंगाल में रहता है और दिल्ली में ही रह रहा है, अलग अलग जगहों पर उनका वोटर लिस्ट में नाम है, तो वहां वो प्रूफ करके बताता है कि हाँ भैया मुझे पश्चिम बंगाल में ही वोट डालना है या बिहार में ही वोट डालना है। इस तरह की जो प्रक्रिया है ना, वो एसआईआर में हो रहा है, और नाम जिनके ओरिजिनली वो वहां के हैं, डॉक्यूमेंट्स दे रहे हैं, काटे जा रहे हैं, सब कोई दिक्कत नहीं आ रही है। एसआईआर को लेकर पश्चिम बंगाल में हंगामा, क्योंकि मुख्यमंत्री ही जब इस तरह के हंगामा में शामिल हो जाती हैं, तो बीएलओ की कहां क्या औकात होती है मोनिका जी। और इसलिए हम टीएमसी के साथी से और सपा के साथी से जरूर एक सवाल करेंगे कि देखिए, जहां आप हार जाते हैं तो हंगामा करने लगते हैं, इस तरह की जो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी पे इस तरह से सवाल आप खड़े करते रहेंगे, तो यही सीबीआई जब यूपीए की सरकार थी, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि बनी हुई है सीबीआई, उसके बाद ईडी उस वक्त भी थी, उसी वक्त ये इलेक्शन कमीशन के जो इलेक्शन कमिश्नर हैं वो भी, तो
इस तरह से अगर करेंगे तो जनता में भ्रम पैदा करते हैं, और इसका खामियाजा जो खासकर बिहार में देखने को मिला है, वो दिल्ली में क्योंकि दिल्ली में जब सरकार जो थी वो आपने देखा ही, तो वहां जो मुझे देखने को मिला, ग्राउंड रियलिटी जो देखने को मिली कि आप एक माहौल बनाते हैं और अचानक वो माहौल गुब्बारा की तरह जो उसमें कोई छेद कर देता है और जनता पलट जाती है। उस तरह की चीजें ना करें। जनता में असंतोष या डर की भावना पैदा करेंगे तो उसकी परेशानी होगी। हाँ, बीजेपी की जहां तक बात है तो वहां एसआईआर से नुकसान ही होने की संभावना है, अंदेशा है कि माहौल बनाया जा रहा है, टीएमसी वाले और तमाम सारे नेता जो वो बना रहे हैं कि भैया आपके नाम काटे जा रहे हैं, आपका नाम हटाए जा रहे हैं। बंगाल में तो, और विश्वजीत जी से भी मैं ये पूछना चाहूंगी, बंगाल में तो हर तरफ से दीदी का ही गुणगान है, तो फिर बंगाल में टीएमसी क्यों डर रही है? जनता के मुंह पे अगर नाम रहता है तो सिर्फ दीदी का नाम रहता है। इतने सालों से वो जीतती आ रही है हर बार। विश्वजीत जी आ रही हूँ, सुमन जी को बात कंप्लीट करने देते हैं एक बार। सुमन जी को एक मिनट बात, ठीक है, बोलिए जी, बोलिए। हाँ जी, 2026 में पश्चिम बंगाल में जो विधानसभा वोट में उसपे और वो आपके साथ ही है, बहुमत से फिर आएंगे और चौथा मुख्यमंत्री रहेंगे। तो फिर जब बहुमत से आएंगे तो फिर क्यों डर आपको लग रहा है, या फिर क्यों इतने सवाल उठ रहे हैं भाई? ये जाहिर सी बात है, जिस तरीके से यहाँ पर सुमन जी ने भी समझाया वही चीज मैं भी आपको बोल रही थी कि अगर कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके 2 जगह नाम है तो वो एक नाम हटाया जा रहा है क्रॉस चेक कर। मान लीजिए किसी का नाम है ही नहीं तो उसका नाम दर्ज कराया जा रहा है। ये तो एक सिंपल सी प्रक्रिया है ना। और मोनिका जी 1% ज्यादा इनसे पूछिए, जानकारी नहीं होगी। 1% से ज्यादा कभी भी किसी भी स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर नहीं हटा उसका यहाँ आके इलेक्शन कमीशन से परमिशन के बाद और इस वक्त जितना जैसे चाहें आप ऐसे एक एक करके बोलिए। ऐसे दोनों की ऑडियो मिक्स होगी और कुछ समझ में नहीं आ पाती है बात। एक एक करके बोलिए। आप बोलिए विश्वजीत जी। देखिए हम बोल रहे हैं, सुमन जी जो बोल रहा है ये बंगाल में कैसे बाहर का आदमी आ गया, बांग्लादेश से आ गया। देखिए बांग्लादेशी जो आया है वो कैसे आया, एक तो समझ हमें भी है। ये सब क्या कर रहा था, गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? अरे बंगाल का पुलिस वही लोग को पकड़ के जेल में डाल रहा है, बांग्लादेश भेज रहा है कोर्ट ऑर्डर से। बंगाल का सरकार कर रहा है। बहुत उदाहरण है, बहुत एग्जाम्पल है, हम आपको दे सकते हैं। अभी जो किया ऐसा का देखिए, मथुरा जो संपदा है बंगाल का वो भारत से हर जगह पर है। मथुरा संपदा है टोटली बीजेपी का वोटर है। बीजेपी वालों ने जब भी बंगाल में आते हैं बोलते हैं मथुरा वालों को हम नागरिकता देंगे, लेकिन कोई मथुरा वालों ने आज 15-20 दिन से अनशन कर रहा है 24 फरवरी में ठाकुरबाड़ी में। क्यों कर रहा है? ये बीजेपी वालों ने हम लोग से धोखा किया। ये लोग 40 साल 50 साल पहले इंडिया में आए, बंगाल में आए, इंडिया का और जगह पर है, लेकिन उन लोग को झूठ बोला है, उन लोग को वोट दिया है। अभी उन लोग अनशन कर रहा है, अभी उन लोग को बोल रहा है कि तुम लोग को वोट नाम करेगा। ममता बनर्जी उन लोग के लिए भी लड़ाई कर रहे हैं, बोले आप लोग वही वोट रहे हैं। ये देखिए ममता बनर्जी का काम बोलता है बंगाल में, तभी तो सालों साल से जनता ममता बनर्जी को चुनती चली आ रही है ना। अगर ममता बनर्जी का काम नहीं बोलता होता तो क्या ममता बनर्जी को चुना जाता बार बार? निर्वाचन कमीशन अगर मुनका जी, एक मेरा सवाल ये है कि क्या जिस तरह से उस वक्त इलेक्शन में ऑब्जर्वर आईएएस को भेजा जा रहा है, क्या बीएलओ भी सेंट्रल गवर्नमेंट को यहाँ से भेजना पड़ेगा क्या? सिस्टम है, उसमें आपको बीएलओ लाना पड़ेगा, उसको ही आप महिमा मंडन करने लगे हैं कि उनको आत्महत्या कर रहा है। इस तरह की घटनाएं आत्महत्या कर रहे हैं। देखिए जब टाइमलाइन को मैं बीजेपी टाइमलाइन को लेकर अगर आप बार बार ये वाली बात कह रहे हैं और मैं टाइमलाइन को अगर लेकर अगर तपोष पाल जी से सवाल करें तो शायद मुझ पर ही आरोप लग रहे हैं कि मैं टाइमलाइन को लेकर सवाल कर रही हूँ, और जबकि बीजेपी से ही सवाल किए जा रहे हैं कि भाई आपने ये टाइमलाइन अगर प्रॉब्लम हो रही है, अगर बार बार कंप्लेंट्स आ रही हैं, तो आप इतनी शॉर्ट टाइमलाइन क्यों डिसाइड कर रहे हैं? आप वो टाइमलाइन बढ़ा क्यों नहीं देते? प्रोसेस करने के लिए ज्यादा टाइम क्यों नहीं देते? तो इस पर भी मुझ पर सवाल उठ रहे हैं। एक बार फिर से मैं तपोष जी से ये सवाल करना चाहूंगी, देन शरण जी मैं आपके पास आऊंगी अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो। अगर क्योंकि आपने भी जो बातें बोली तो तपोष पाल जी उसका जवाब दे पाएंगे, देन हम आपके पास आएंगे। पहले पूछ लो, आपको दिक्कत तो नहीं है ना? चलिए ठीक है, ये पहले ही हुए हैं। नहीं मैंने कहा पूछ लो भाई, दिक्कत ना हो। चलिए तपोष पाल जी,
टाइमलाइन को लेकर सवाल है। आपने बिहार में चलिए 1 महीने में एसआईआर कराया, अगर बंगाल से बार बार ये कंप्लेंट्स आ रही हैं, बीएलओ शिकायत कर रहे हैं, ममता दीदी बात उठा रही है, टीएमसी के नेता बात उठा रहे हैं, तो भाई टाइमलाइन बढ़ा दीजिए ना। अभी तो है नहीं कि अगले महीने चुनाव हो रहे हैं, अभी तो चुनावों में समय है। आप प्रक्रिया के लिए थोड़ा समय और बढ़ा दीजिए कि थोड़ा शांतिपूर्वक तसल्ली से सारा काम हो पाए। और ये जो बंगाल में आवाजें उठ रही है विरोध की आवाजें फिर उठेंगी ही नहीं। नॉर्मली सब कुछ निष्पक्ष तरीके से काम होगा। और ये भी कि क्या ये जो आप एसआईआर करा रहे हैं इसका रिव्यू होगा, इसका ऑडिट होगा कि जो किया गया है वो पूरी तरीके से ठीक किया गया है या नहीं। अब जो किया गया उसमें कोई विसंगति तो नहीं है। अगर मेरे जगह अभी विपक्ष के कोई होते तो वो आपसे लड़ जाते, लेकिन मैं नहीं, वो तो मुझे पता है लड़ जाते हैं। मैंने तो कहा कि मैं टाइमलाइन को लेकर सवाल करूं, तब भी मुझसे लड़ रहे हैं भाई। तो देखिए, आपने मुझसे सवाल पूछा कि टाइमलाइन को बढ़ा दीजिए। देखिए, मैं कैसे बढ़ा दूं भाई, वो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इज नॉट कमिंग अंडर माय स्कोप। See, they are the independent body. Please try to understand. मैं बार-बार वही बताने की कोशिश कर रहा हूँ। लास्ट सेगमेंट में भी मैंने इसी को एक्सप्लेन किया था कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया वो स्वतंत्र है, वो अपनी चीजों को खुद इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया, ओके, वन थिंग तपोशी, वन थिंग, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया स्वतंत्र है, ये हम भी जानते हैं, लेकिन बार बार आरोप आप पर आ जाते हैं, आपकी सरकार पर आ जाते हैं। मैं ये पूछ रही हूँ, अगर कोई दिक्कत हो, जिस तरीके से बीएलओ कंप्लेन कर रहे हैं, जवाबदेही किसकी होगी? निर्वाचन कमीशन अभी निरपेक्ष नहीं है मैडम। मैं एक अभी निर्वाचन कमीशन ठीक है विश्वजीत जी तपोश जी से सवाल किया जा रहा है। सुनिए ऐसे समझ में नहीं आएगा, रुक जाइए विश्वजीत जी, ऐसे समझ में नहीं आ पाती है बात, सब एक साथ बोलते हैं तो बहुत नॉर्मल है, नहीं समझ में आता। तपोश जी बोल रहे हैं। हाँ, यहाँ पे बैठे हुए जितने लोग हैं मैंने सबकी बात धैर्यपूर्वक सुना है। मैं आशा करता हूँ और देखिए गलत सही का फैसला जनता को करने दीजिए, आप अपनी बातें रखता हूँ। देखिए, मैं एक चीज बता दूं आपको, जो बार बार ये कहा जा रहा है कि टाइमलाइन को लेकर, टाइमलाइन हम नहीं डिसाइड करते हैं, टाइमलाइन डिसाइड करता है इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। अब कहने का तात्पर्य ये है कि दो पार्टियां हैं जो कि क्लेम कर रही है सरकार बनाने की। बार-बार सही बात है, निर्वाचन कमीशन निरपेक्ष नहीं है, निर्वाचन कमीशन वही कर रहा है जो बीजेपी लिख दिया है। आपको यही मुद्दा, यही काम करना है। ठीक है विश्वजीत जी, बात तो सुन लीजिए ना, बात तो सुन लीजिए ना, मैं तो सीधे उनसे सवाल कर रही हूँ, बात तो सुनिए, उनकी बात तो सुनिए। तो शरद जी भी वेट कर रहे हैं, उनकी मुस्कान भी कुछ कह रही है। आप तो एक ही बात कर रहे हैं, आप कोई नई बात तो नहीं बोल रहे हैं। ठीक, रुकिए विश्वजीत जी, रुकिए, मैं आपको टाइम दूंगी। विश्वजीत जी प्लीज विश्वजीत जी, ऐसे समय जाया होता है, मैं आपको टाइम दूंगी, दोबारा से आपके पास आऊंगी, सवाल करने का आपको पूरा मौका मिलेगा। तपोश जी को पहले आंसर करने दीजिए। तपोश जी, इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र तरीके से काम करता है, वो हम भी जानते हैं। सुन लीजिए, एक सेकंड, मैं सम अप कर देती हूँ, जो बात है उसको सम अप कर देती हूँ। इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र तरीके से काम करता है, यह हम भी जानते हैं, लेकिन सरकार आपकी है केंद्र में। अगर राज्य सरकार की तरफ से या फिर जो डिपार्टमेंट्स हैं उनकी तरफ से कंप्लेन आ रही है तो उसको सॉर्ट आउट करना भी आपका काम बनता है। ऐसे में क्या आप इलेक्शन कमीशन को कोई पत्र लिखेंगे या अपनी तरफ से कोई स्टेप उठाएंगे कि टाइमलाइन बढ़ा दी जाए? अब बीएलओ के सुसाइड नोट सामने आ रहे हैं या फिर बीएलओ की तबीयत खराब हो रही है, हार्ट अटैक के केसेस आ रहे हैं, अगर कुछ होता है, स्थिति बिगड़ती है वर्कलोड की वजह से, जवाबदेही किसकी होगी? कौन आंसरेबल होगा? क्या आप आंसरेबल होंगे? डायरेक्टली इलेक्शन कमीशन आंसरेबल होगा? कौन आंसरेबल है? देखिए, वहां पे टीएमसी की गवर्नमेंट है, जहां जहां पे स्टेट में 12 राज्यों में हो रहा है, जो वहां की लोकल गवर्नमेंट है उन्हीं का दायित्व है बीएलओ देना। वो उसी के अधिकारी होते हैं, उन्हीं के लोग होते हैं, उन्हीं के कर्मचारी होते हैं, इसका दायित्व स्टेट का है। अब वो स्टेट जो कि वहां पे शासन कर रहा है, वो अगर डिलीवर करने में असमर्थ है और वो कह रहा है कि हमसे नहीं हो पा रहा है, तो वो रिजाइन कर दो। हम क्या कहें? हम बीजेपी के हम आके संभालेंगे फिर उसको, या फिर केंद्र की सरकार आके उसको संभालेगी। हम तो यही बोल रहे हैं ना, हमने कोई गलत बात तो आप नए अधिकारी ले आएंगे क्या संभालने के लिए? आप नए अधिकारी ले आएंगे संभालने के लिए? हम जो है, हम उसको ऑप्शन देने के लिए तैयार है, हम उसको आके ठीक करेंगे, काम करेंगे। आप असमर्थता अपनी जता रहे हैं ना, तो जताइए, उसमें हमसे क्या करना है। दूसरी चीज मैं बता दूं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, 2016 के बाद बांग्लादेश से ये ट्रीटी हुई है और 2016 से पहले बॉर्डर कोई निर्धारित नहीं था।
एक गांव के आधे इधर थे आधे उधर थे, कोई फेंसिंग नहीं था। ये जो बांग्लादेश से ला के वोटरों वाला जो काम था, ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने स्टार्ट किया था। ये पहले क्या करते थे, बांग्लादेश से वोटिंग के समय में लोगों को लाते थे, यहाँ पे वोटिंग कराते थे, वापस छोड़ के आते थे। और इसका विरोध अगर किसी ने किया तो खुद ममता बनर्जी ने किया था, संसद में खड़े होकर, और 12 बार उन्होंने हटकिल किया था और इसकी बातें कही थी। तो ये सत्यापित होता है। तो उसके बाद जब बॉर्डर पे फेंसिंग बढ़ना शुरू हुआ और उसके बाद ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने क्या किया कि उन लोगों को वापस डालना बंद कर दिया। हाँ। और इसको स्टेट अवे कांग्रेस ने कॉपी किया और उन्होंने भी कहा कि इट इज इजी वे टू विन द इलेक्शन, लेट्स टेक। चलिए सवाल हमारे पास कम है, चलिए समय हमारे पास कम है, माफी चाहूंगी, समय हमारे पास बहुत कम है। मैं शरद जी के पास भी जाना चाहती हूँ और उसके बाद सुमन जी से भी बात करना चाहती हूँ। कुल मिलाकर जो आपका जवाब हम समझे, आपका कहना है कि अगर बंगाल में उनसे नहीं हो रहा है, ममता दीदी से सारी व्यवस्थाएं नहीं संभल रही हैं, वहां बीएलओ नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आके सब कुछ संभाल लेंगे, आप ये कहना चाह रहे हैं। हम समझे आपकी बात। शरण जी, जिस तरीके से विपक्ष, चाहे आपकी पार्टी हो या कोई अन्य पार्टी हो, सारी विपक्षी पार्टियों के लिए ये सवाल है, जिस तरीके से विपक्ष बार बार वोटर लिस्ट को भी सवाल उठा रहा है, वोट चोरी को लेकर भी बात कर रहा है, क्या ये जो दरअसल एसआईआर का पूरा मुद्दा है, ये वोटर लिस्ट की विश्वसनीयता को लेकर मुद्दा बन रहा है, या फिर जिस तरीके से पूरा माहौल बन रहा है, कहीं ये मुद्दा ये ना बन जाए कि वोटर लिस्ट पर कब्जा किया जा रहा है? असल मुद्दा क्या है? ये जिस तरीके से अलग अलग ढेर सारी बातें आ रही है, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहा है। विश्वसनीयता या कब्जा? मोनिका जी, बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने और मैं इसी इशू पे आना चाहता था। आपको पसंद आया? अल्टीमेटली क्या पॉलिसी चेंज हो रहा है एसआईआर की वजह से चुनाव आयोग के बारे में? बस मैं आपसे इतना निवेदन के साथ जानना चाहूंगा, आप मुझे कितना समय देंगी, उतनी स्पीड में और उतना शॉर्ट ऑफ जवाब देंगी। 2 मिनट्स आपके पास है, फिर हम सुमन जी के पास भी जाएंगे। थैंक यू। जस्ट गिव मी अनइंटरप्टेड, दैट्स ऑल, दैट्स माय रिक्वेस्ट। थैंक यू सो मच। कोई आपको इंटरप्ट नहीं करेगा। अभी तक 16 बीएलओ आत्महत्या कर चुके हैं। तपेश जी के हिसाब से उसकी जिम्मेदारी स्टेट राज्य सरकारों की है। हाँ। आपकी जानकारी के लिए बता दूं, गाजियाबाद में 60 बीएलओ के खिलाफ एफआईआर ऑलरेडी दर्ज हो चुकी हैं। तो उसका ओनस योगी जी लेंगे, जहां तक मेरा अंदाजा है, तपेश जी के हिसाब से। तीसरी बात, जो ये बॉर्डर फेंसिंग की बात कर रहे हैं, क्योंकि मैं फौज में रहा हूं और उस एरिया में डिप्लॉयड रहा हूं, मैं इनकी जानकारी के लिए बताना चाहूंगा कि कुछ टरेन्स ऐसे हैं जहां फेंसिंग नहीं कर सकते हैं, क्योंकि नदी को आप बॉर्डर के साथ नहीं बहा सकते हैं। नदी कभी भी बांग्लादेश में जाएगी, वापस इंडिया में आएगी, और नदी के ऊपर फेंसिंग नहीं हो सकती, ना रस्सी बांध सकते हैं। लेकिन मैं इनकी बात से सहमत हो जाता हूं, अगर पूरी फेंसिंग 2016 में हो गई थी तो 9 साल हो चुके हैं फेंसिंग किए हुए। तो गृह मंत्रालय क्या कर रहा है? बीएसएफ गृह मंत्रालय के अंडर आती है और घुसपैठियों को देश से बाहर निकालने का काम अमित शाह जी का है। तो 9 साल से अमित शाह जी क्या कर रहे हैं? तपेश जी इस्तीफा मांगेंगे अमित शाह से? अब मैं मुद्दे पे आता हूं। एसआईआर की मेथोडोलॉजी को छोड़ दीजिए, उसके फायदे नुकसान को छोड़ दीजिए। मूल मुद्दा क्या है? देश आजाद हुआ, सरकार बनी, लोकतंत्र हुआ, चुनाव आयोग को जिम्मेवारी दी गई है कि आम आदमी को चुनाव में सहभागी बनाना है। ये दायित्व चुनाव आयोग का है। जैसे ही आप एसआईआर करते हैं, आपने वो जो चुनाव आयोग की जिम्मेवारी है आम जनता को दे दी कि अब आपकी जिम्मेवारी है कि आप अपना वोट बनाएं। अब मेरा सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश में 2.25 लाख बूथ हैं। समाजवादी पार्टी अपने बीएलओ बना लेगी, लेकिन छोटी पार्टियां हैं, कोई इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जो चुनाव लड़ना चाहता है वो 2.25 लाख बीएलओ कहां से लाएगा? तो इसका मतलब चुनावी व्यवस्था से आपने छोटे दलों को और इंडिपेंडेंट थॉट प्रोसेस को, कैंडिडेट्स को बिल्कुल रेस से बाहर कर दिया है। तो आप इसका मतलब प्रेसिडेंशियल, आप डेमोक्रेसी लाने की तरफ बढ़ चुके हैं। असंख्य राजनेताओं की राजनीति समाप्त कर दी है। और आखिरी बात, आम आदमी की ये खुद की जिम्मेवारी है कि अब वो वोटर रहेगा या नहीं रहेगा, वो वोट दे पाएगा या नहीं दे पाएगा, वो सरकार बनाने में सहभागी बनेगा या नहीं बनेगा। चुनाव आयोग ने डेटॉल लिया है और पानी और साबुन के साथ हाथ धो के बैठ गई है। हमने ऑडिटर नहीं चुना है। इलेक्टोरल प्रोसेस में चुनाव आयोग का काम है आम आदमी को वोटर बनाना, ना कि ऑडिटर बनके सरकार का पानी भरना और वोटर को डराना और उसको बाहर करना। यही मेरा निवेदन। जी, यानी कि आरोप एक बार फिर से इलेक्शन कमीशन के ही पाले में बार बार गेंद जाती हुई दिख रही है। सुमन कुमार जी, ये जिस तरीके से एसआईआर को लेकर इतना हल्ला बोल, इतना संग्राम हो रहा है, क्या ये काम का बोझ है वाकई,
या पॉलिटिकल पार्टीज द्वारा क्रिएट किया गया प्रेशर जिसकी वजह से एसआईआर का जो जिन है हर 2-4 दिन बाद बाहर आ जाता है? देखिए, शरद जी के कुछ पॉइंट्स पे वाकई में लॉजिक है और उस पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को ध्यान देने की जरूरत भी है, क्योंकि बिहार में जब ये मसला उठा था तो ये मसला सुप्रीम कोर्ट तक गया और सुप्रीम कोर्ट ने जो क्या क्या डायरेक्शंस दिए वो हमारे आपके सामने है। तो कुछ लीगल पॉइंट्स हैं जिस पे डिस्कशन की जरूरत है और वहाँ इनके तमाम सारे नेता जो हैं वो ऑलरेडी इलेक्शन कमिश्नर से मिल चुके हैं और जहां भी कहीं कुछ गुंजाइश है तो उस पर चर्चा होनी चाहिए, उस पर बातचीत होनी चाहिए, बिल्कुल से उस दरवाजे को बंद नहीं करना चाहिए। और जहां तक आपने सवाल किया कि एसआईआर पे लेकर इतना बड़ा हंगामा, ये हंगामा क्यों है बरपा, तो हम बहुत अच्छी तरह जान रहे हैं। सत्ता में एनडीए है और एनडीए जहां भी कोई भी कार्रवाई करना शुरू करती है तो ये तमाशा होता है, इसे हम बहुत अच्छी तरह समझ रहे हैं। और वहां भी क्योंकि टीएमसी के साथ ही हमारे विश्वजीत जी को की तारीफ करिए, क्योंकि इतने सब कुछ होने के बावजूद बीजेपी वहां कामयाब नहीं हो रही है। तो क्या सवाल यही है कि तपोष जी कि भाई इस एसआईआर के बाद जो है आपकी सरकार वहां बन जाएगी, ये क्या पाना मुश्किल है। इसलिए यही तो विश्वजीत जी को मैंने कहा, इस चीज के लिए तो पीठ थपथपाई जानी चाहिए। यही तो मैंने उन्हें कहा कि भाई डर क्यों रहे, हर बार ममता दीदी जीतती है। मोनिका जी एक पॉइंट मेरा बच गया है, मैं आपको टाइम दूंगी, उनकी बात कंप्लीट होने देते हैं। ओके, बीजेपी के बात विश्वजीत जी सो सॉरी टू इंटरप्ट, मैं आपको टाइम दूंगी, सुमन जी की बात पहले पूरी होने दीजिए। नहीं मैं आऊंगी, आपके पास आऊंगी मैं फटाफट। सुमन जी प्लीज वाइंड अप जल्दी। और शरद जी ने बहुत अच्छी बात कही कि इसमें बॉर्डर फेंसिंग में क्यों दिक्कतें आ रही है, ऑलरेडी उस विभाग से रहे हैं। तो मैं बताऊं कि मैं गृह मंत्रालय लगातार कई सालों तक कवर करता रहा हूं, अभी भी करता हूं। इतना आसान है कि बॉर्डर पे आप जो है वो फेंसिंग करवा लेंगे क्या? नदियां तो है ही, साथ में कैसे क्या क्या दिक्कतें आ रही है, टेंडर से लेके प्रोसेस होने में क्या क्या दिक्कतें आ रही है वो भी आपको पता है, कहां से कैसे कैसे का पॉलिटिकल पार्टी घुसाए जा रहे हैं वो भी आपको पता है। जम्मू कश्मीर जैसे इलाके में कई ऐसे सवाल हैं जो बिल्कुल, कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो वैलिड है, बट कुछ पॉइंट्स ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं प्रेशर क्रिएट करने के लिए बार बार उठाए जाते हैं। सरकार पर बात आती है तो सरकार कह देती है इलेक्शन कमीशन स्वतंत्र एजेंसी है, और विपक्ष बार बार कह रहा है कि सरकार जिम्मेदार है। असल में जवाबदेही किसकी बनती है और कौन इन सारी चीजों को जवाब देगा लेकर, ये वाकई में एक बड़ा मुद्दा हो जाता है। और क्या इसका ऑडिट किया जाएगा, कब किया जाएगा, कि जो हो रहा है ये रिविजन वो सही तरीके से हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिलहाल आप सभी खास मेहमान हमारे साथ जुड़े, इस चर्चा में शामिल हुए, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सवाल कई हैं और शायद ये सवाल जब तक एसआईआर की प्रक्रिया पूरी नहीं हो जाती इसी तरीके से उठते रहेंगे और एसआईआर का जिन शायद बोतल में बंद नहीं होने वाला है। जब तक सारा प्रोसेस कंप्लीट नहीं हो जाता ये इसी तरीके से निकलता रहेगा, क्योंकि बात यहाँ पर पॉलिटिकल पार्टीज की भी है, एक प्रेशर क्रिएट किया जा रहा है। फिलहाल मेरे साथ बस इतना ही, आप देखते रहिए प्राइम न्यूज।